हेलो नमस्कार, मैं सत्येंद्र तिवारी आप सबों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गुरुकुलम में। तहे दिल से आपका स्वागत है क्योंकि आज हम पहली बार आए हैं इस चैनल में, आपके गुरुकुलम चैनल में, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं यहाँ पे हाजिर हूँ, जो कि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और साइंस के जो बायोलॉजी सेक्शन है वहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ फील किया होगा कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, अगर साइंस के सेक्शन की बात करें तो साइंस सेक्शन में सबसे अधिक अगर प्रश्न पूछी जाती है तो वो है बायोलॉजी सेक्शन, यानी कि जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के टॉपिक के साथ ही, जो कि जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और लोग मिस कर जाते हैं, जानते हुए ही मिस कर जाते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का जो हमारा जैव प्रक्रम क्लास 10 का जो है, वहाँ से बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक है मनुष्यों में पाचन, यानी कि मनुष्यों में पाचन किस प्रकार से होती है। मूलतः हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र में हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेन हैं, कौन कौन से अंग जिसको बोलते हैं, कौन कौन से अंग इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से एंजाइम वहाँ पे काम करती है। हमारे जो पाचन तंत्र हम लोग पढ़ेंगे मनुष्यों में पाचन, मनुष्यों में पाचन। तो मनुष्यों में जो पाचन होती है वह दो क्रियाओं से होती है। तो पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि पाचन आखिर में होता क्या है, पाचन बोलेंगे किसको, पाचन कौन सी क्रिया होती है। तो पाचन जो है फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है, यानी कि रासायनिक और भौतिक दोनों क्रियाएं होती है, फिजियोकेमिकल। सबसे पहला चीज यहाँ पे आपको याद रखना है, फिजियोकेमिकल। तो यहाँ पे बोलना है डाइजेशन इज द प्रोसेस, डाइजेशन इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस। सबसे पहला जो वर्ड आपको बोलना है, डाइजेशन इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि हमारा जो मनुष्यों में या किसी में जो पाचन होती है वह फिजियोकेमिकल। और मुख्यतः हम मनुष्यों में पाचन पढ़ रहे हैं क्योंकि जो मनुष्यों में पाचन तंत्र है वह सबसे जटिल कॉम्प्लेक्स जो पाचन तंत्र है वह हमारे मनुष्यों के अंदर पाचन तंत्र होती है। तो यह जो पाचन एक प्रक्रिया, कैसा प्रक्रिया है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। आप इसको बहुत बारीकी से समझें, अच्छे से समझें। फिजियो मीन्स फिजिकल होता है, जो भौतिक रूप से होती है। फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं ना, भौतिक विज्ञान। और केमिकल मीन्स होता है केमिस्ट्री, जिसको रासायनिक बोलते हैं, रसायन बोलते हैं, रसायन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों जब मिलता है तो बनता है पाचन। क्योंकि देखो यहाँ पे भौतिक तरीके से भी, जैसे हमारा दांत, हमारा हमारा जो स्टमक है, ये सारे जो अंग हैं, जो ऑर्गेन हैं, जो पार्ट्स हैं, ये भौतिक रूप से इन्वॉल्व होते हैं हमारे पाचन में। और हमारे रसायन जो एंजाइम्स हो गए, जैसे हमारा बाइल जूस होता है, जैसे पीत रस, ये क्या है, रसायन है। हमारे मुंह में सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम निकलता है, हम जानते हैं, जो कि क्या करता है, जो हमारे सूक्ष्म जीव मुंह में अंदर में प्रवेश करते हैं। जैसे बच्चे को आपने देखा होगा कि वो मुंह में कुछ भी हाथ या कोई भी खिलौना वगैरह देते हैं तो वो मुंह में तुरंत ही डाल लेते हैं। तो उससे होता क्या है, जैसे वो खिलौने गंदे होते हैं, नीचे में पड़े होते हैं, तो उसके साथ बहुत सारे सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। इसीलिए बच्चों में जो लार की मात्रा होती है वो हम लोगों से, वयस्कों के अपेक्षा अधिक होती है, अधिकता होती है। तो यही कारण होती है कि उसमें अमाइलेज जो है, लार ग्रंथि जो है, लार को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ताकि वो लोग जो होते हैं बैक्टीरिया वगैरह सूक्ष्म जीव अधिक अपने अंदर डाल लेते हैं, तो उन सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है हमारा लार, पहला काम। तो देखिए यहाँ पे हमारे रसायन भी कार्य कर रहे हैं। हम देखेंगे कि हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा स्टोमक में, आमाशय में जो निकलता है, ये क्या करता है, ये एक बहुत ही कठोर अम्ल है। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग अम्ल की बात करें, बहुत ही मजबूत अम्ल की बात करें, तो वो HCl होता है, जो कि हमारा पेट में, आमाशय में स्रावित होता है। और ये एक क्या रसायन है। तो यहाँ पे देखिए रसायन, बहुत सारे रसायन भी हम लोग पढ़ेंगे कि रसायन भी भाग लेते हैं, और बहुत सारे हमारे पार्ट्स या अंग या ऑर्गेन भी भाग लेते हैं हमारे पाचन तंत्र को पूरा करने में। तो सबसे पहले पाचन क्या है, पाचन फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें हमारे भौतिक रूप से भी हमारे सारे अंग इन्वॉल्व होते हैं और रासायनिक तौर पे भी वो रसायन भी प्रोड्यूस करते हैं, ताकि दोनों जब मिले, जैसे हमारा दांत भौतिक रूप से कार्य करता है और हमारी लार जो होती है
उसको पचाने में कार्य करती है। तो यही चीज़ देखेंगे कि कौन से अंग में, हमारे मुंह में किसका पाचन होता है, हमारे अमाशय में किसकी पाचन होती है, हमारी छोटी आंत में किसकी पाचन होती है। तो यही सब हम मुख्यतः देखते हैं। और कौन सा एंजाइम किसके पाचन के लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए, कार्बोहाइड्रेट या वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है, कौन सा एंजाइम किसके पाचन के लिए उत्तरदायी होता है, यही सब हम मुख्यतः इस सेशन में देखेंगे। तो ये जो शिवशंकर सर ने आपको वादा किया था कि यह जो गुरुकुलम चैनल है इसमें सभी विषयों की पढ़ाई होगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो जितने भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के हमारे युवा मित्र हैं जो कि कोचिंग संस्थान से तैयारी नहीं कर सकते हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, या तो जो भी कारण हो, पैसे की तंगी हो, या तो फिर उनके क्षेत्र में कोचिंग संस्थान नहीं रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो ऐसे सभी युवा हमारे साथ जुड़े हैं और इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी पूरी तरह से कराई जाएगी। आप बिल्कुल इसमें कंफर्म रहें कि किसी भी विषय की यहाँ पे हम लोग बहुत जल्द मैथ की क्लास भी कराएंगे, कोशिश करेंगे मैथ की क्लास कराएं, इतिहास की क्लास कराएं, या तो फिर ज्योग्राफी वगैरह जो होते हैं जहाँ से प्रश्न मुख्यतः झारखंड के एग्जामों में पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि झारखंड जीके तो चल ही रहा है, शिवशंकर सर ले ही रहे हैं, उनकी ड्यूटी रहने के कारण वो अक्सर मतलब लेट से उनका वीडियो आता है। हम कोशिश करेंगे कि साइंस का जो रेगुलर क्लास है, रेगुलर वीडियो डालें। कंप्यूटर साइंस का, इसके साथ हम साइंस और कंप्यूटर साइंस दोनों एक साथ हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का भी जो हमारा झारखंड CGL है वहाँ बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये सब में भी 1-2 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं झारखंड के जितने भी एग्जाम हैं। इसलिए हम लोग फोकस किए हैं मुख्यतः कि साइंस को पढ़ाया जाए, झारखंड GK GS को पढ़ाया जाए, और जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल के जो GK पूछे जाते, जनरल नॉलेज पूछे जाते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत जल्द आप सबों को कराया जाएगा। तो आज हम लोग देख रहे हैं पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र में देखेंगे कि हर एक अंग को देखेंगे कि कौन से अंग इन्वॉल्व होते हैं और कैसे वो कार्य करते हैं। आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहे, देखिए आपको कितनी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा कि पाचन हमारा कैसा है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है जो कि भौतिक और रासायनिक तौर पे, दोनों तौर पे कार्य करता है। तो हम लोग पाचन की बात करते हैं तो पहले बात आता है कि पाचन होता क्या है आखिर में। तो पाचन होता क्या है, जो पाचन हम लोग खाना को पचाना, तो पचाते तो किसको पचाते हैं, पोषण लेने की विधि है हमारा पाचन। तो जब आप क्लास 10 में होंगे, क्लास 10 के जब विज्ञान में पढ़े होंगे, तो एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में इन सारे टॉपिकों का जिक्र है कि पाचन तंत्र, हमारा श्वसन तंत्र, हमारा जो संचरण तंत्र होता है, एक्सक्रीशन जो होता है, उत्सर्जन तंत्र, ये सारे तंत्र के बारे में बताया गया। और सभी तंत्रों का एक मूल निचोड़ जो है वो है पोषण, और पोषण के तहत ही इन सभी चीज़ों का पढ़ते हैं कि मनुष्य में जो पोषण होती है वो किस प्रकार से ली जाती है। और हम लोग जानते हैं पोषण क्या होता है, पोषक तत्व को प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। और पोषक तत्वों में क्या आते हैं, मुख्यतः आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और हमारे विटामिन जो हो गए, और खनिज लवण वगैरह, ये सारे 5 जो तत्व होते हैं, ये चीज़ आते हैं हमारे पोषक तत्वों में। हम लिखते चलते हैं ताकि आप पोषण प्राप्त करना। तो पोषण का मतलब होता है पोषक तत्वों को ग्रहण करना। और पोषक तत्व जो होते हैं, पोषक तत्व मेनली 5 तरह के होते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि रोटी, चावल, अनाज जितने भी होते हैं उससे हमें प्राप्त होती है। दूसरा चीज होता है प्रोटीन, और यह एनर्जी देने का कार्य करता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है। प्रोटीन जो होता है हमारी कोशिका जो होती है, कोशिका के मेंटेनेंस के लिए होता है। इसलिए जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं या शारीरिक रूप से जो कमज़ोर हैं, यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा कि शारीरिक रूप से जितने भी कमज़ोर युवा हैं वो कोशिश करें कि प्रोटीन ज़्यादा लें। कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट ऊर्जा देने का कार्य करती है, लेकिन प्रोटीन जो है इसका स्रोत भी मैं साथ ही साथ बताते चलता हूँ ताकि आप उसका स्रोत क्या है वो भी आप प्राप्त कर सके। ये मूल्यतः चावल, रोटी, अनाज जो होती है उससे प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पे आप जाने कि एथलीट वगैरह को कार्बोहाइड्रेट का घोल दिया जाता है ताकि वो तुरंत उसे ऊर्जा मिल सके। दूसरा हो गया प्रोटीन, ये कोशिका को निर्माण या टूटी फूटी जो हम जब कार्य करते हैं, दौड़ते हैं या शारीरिक रूप से कोई भी कार्य करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे क्या होती है कि हमारी कोशिकाएं टूटती फटती है।
दौड़ते हैं या हमारे शरीर की वृद्धि के लिए नई कोशिकाओं का जो निर्माण है उसके लिए ज़रूरत पड़ता है ये प्रोटीन का। टूटी फूटी कोशिकाओं का मेंटेनेंस के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलता है और ये प्रोटीन का जो स्रोत है, आप दाल खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दाल खाएं। दूसरा ये चीज़ जो है सोयाबीन जो आप सुने होंगे, सोयाबीन दाना आता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है। अंडे वगैरह आप खाएं तो प्रोटीन का ये सारे स्रोत हैं। दाल ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें ताकि आपको अधिक मात्रा में प्रोटीन मिले। और प्रोटीन आपने देखा होगा कि प्रोटीन पाउडर के रूप में भी मिला जाता है, जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो घोल शेक बना के उसको पीते, कंज्यूम करते हैं, ताकि उसकी जो सेल्स है, कोशिका बनेगी, तभी ना उसकी बॉडी का विस्तार होगा, मांसपेशी बढ़ेगी। तो ये प्रोटीन का कार्य है और ये स्रोत हमारे प्रोटीन के हो गए। तीसरा जो होता है विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। तो अलग अलग विटामिन अलग अलग चीज़ों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि हम लोग विटामिन ए जानते हैं कि विटामिन ए जो हमारी आँख के लिए बहुत अच्छा होता है और इसका स्रोत अगर देखें तो गाजर सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। हरे सब्जी फल जो होते हैं, पालक साग, आयरन भी उसमें रहता है, विटामिन ए भी रहता है। तो अगर आपको अपना अंग को अच्छा रखना, आँख को अच्छा रखना, बाल को अच्छा रखना है तो विटामिन ई को जानते हैं कि वह खूबसूरती का विटामिन ऑफ ब्यूटी उसे बोला जाता है, यानी कि खूबसूरती या सौंदर्य का विटामिन ई। इसलिए जितने भी ब्यूटी क्रीम्स होते हैं उसमें सबों में विटामिन ई देखिएगा आप पाया जाता है। उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करिएगा, विटामिन ई जरूर पाया जाता है। तो विटामिन सी हम लोग जानते हैं कि आंवला, खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन डी जो होता है वो सूर्य की रोशनी से पाया जाता है। विटामिन बी जो होता है वो चावल के छिलकों में पाया जाता है। इसलिए घर के जो चावल होते थे पहले, वो चावल के छिलके में बहुत ज़्यादा विटामिन बी मौजूद होता था। अभी जो हम लोग मील के जो चावल खाते हैं जिसके छिलके हटा दिए जाते हैं, छील दिए जाते हैं और हम लोग उसको बहुत रगड़ के धोते हैं, तो वो जो थोड़ा गाढ़ा टाइप में, सादा टाइप में जो बहता है वो विटामिन बी बह जाता है और हम सिर्फ चावल एक तरह से सिट्ठी के रूप में कंज्यूम करते हैं। अगला जो चीज़ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया। चौथा फैट हो गया, वसा जिसको बोलते हैं, वसा या इसको फैट्स बोलते हैं। ये मीट, मछली, अंडे वगैरह में पाए जाते हैं और ये फैट जो होते हैं वो जब हमें चोट लगती है तो चोट लगने से हमारे शरीर को बचाता है ये वसा। तो ये हमारे 4 चीज हो गया। 5वां चीज जो हो गया खनिज वगैरह जो होते हैं, खनिज लवण और वाटर, इसमें आता है, जल आता है। तो ये 5 हमारे पोषक तत्व हो गए और यही 5 पोषक तत्वों को हम ग्रहण करने की जो विधि है वो कहलाता है पोषण। तो मनुष्यों में पोषण देखते हैं तो पोषण को प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए डाइजेशन, पाचन। तो पाचन में मुख्यतः होता क्या है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये हमारा वसा जो हो गया। क्योंकि विटामिन जो है ये पहले से सिंपलर फूड है, यानी कि सरल भोजन है। जो पोषक तत्व है ये सरल पोषक तत्व और खनिज लवण जो हमारे हैं ये सरल चीज़ों में आते हैं, इसलिए इसकी पाचन की आवश्यकताएं नहीं होती है। ये डायरेक्ट कंज्यूम किया जाता है और डायरेक्ट हमारे शरीर को लग जाता है। तो इसलिए इसकी पाचन हम लोग नहीं देखते हैं। पाचन में मुख्यतः हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एक वसा जिसको हम लोग फैट बोलते हैं। इन 3 चीज़ों का पाचन मुख्यतः हमारे शरीर में पाचन तंत्र में होता है, क्योंकि ये कहलाते हैं जटिल भोज्य पदार्थ। जटिल से सरल में बदलना, तो इस विधि को बोलते हैं पाचन। पाचन अगर पूछा जाए कि पाचन क्या है तो आप सिंपल सा उसको डिफिनेशन दें कि जटिल जो तत्व हैं उसको सरल तत्व में बदलने को ही हम लोग पाचन कहते हैं। तो यहाँ जटिल में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, कम्प्लेक्स फूड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कम्प्लेक्स फूड में कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन आते हैं और फैट आते हैं। ये तीनों हो गए कम्प्लेक्स फूड और इट इज़ द प्रोसेस टू चेंज कम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कम्प्लेक्स फूड चेंज इनटू सिंपलर फूड। तो यह एक ऐसा प्रोसेस है जहां जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है, उसे ही हम लोग पाचन तंत्र बोलते हैं और यही पाचन तंत्र होता है।
पाचन तंत्र में अब किसका पाचन कहाँ होता है, बात ये अगला बात जो ये है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन एक्चुअल में होता कहाँ पे है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है और वसा का पाचन कहाँ पे होता है। तो यही हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र में। मनुष्यों में पाचन देखें तो दो तरह से होता है, एक तो हमारे अंग जो इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे हम लोग देखें आहार नाल जिसको बोलते हैं, आहार नाल। हमारे आहार नाल की बात करें तो आहार नाल वैसी नली होती है जो मुख से लेके गुद्दा द्वार तक फैला हुआ है। मुख से गुद्दा द्वार तक समझे ये आहार नाल कहलाता है, यानी कि फूड पाइप, इसको ओसोफेगस कहा जाता है। सॉरी, ओसोफेगस नहीं, एलिमेंट्री कनाल। ओसोफेगस तो हमारा मुख से लेके आमाशय तक है, इसे एलिमेंट्री कनाल कहा जाता है। इंग्लिश में भी लिखते चले, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल, यानी कि इसे आहार नाल कहा जाता है। और जितने भी हम देखेंगे कि मुख हमारा हो गया या ओसोफेगस हो गया या तो हमारा आमाशय हो गए, छोटी आंत हो गए, बड़े आंत हो गई, तो ये सारे सभी आहार नाल के ही भाग हैं कि आहार नाल को हम अलग अलग पार्ट में कहाँ पे किसकी पाचन होती है वो पढ़ेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि कौन से ग्लैंड्स, यानी कि कौन सी ग्रंथि, तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे कौन सी एक ग्रंथि भाग लेती है, ठीक है। आहार नाल हो गया ये हमारा, और ये हमारा ग्रंथि कि कौन से ग्रंथि से कौन सा एंजाइम का स्रवण होता है, स्रवित होता है और वो किसका कार्य करता है। तो ये हम लोग देखते चलेंगे दोनों पार्ट्स को कि आहार नाल में कौन कौन सा भाग इन्वॉल्व होता है और ग्रंथि में कौन कौन से भाग इन्वॉल्व होते हैं, हमारे ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं, GLAND, ग्लैंड, और इसको एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। ये शॉर्ट में हमने लिख दिया। आगे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो हमारा आहार नाल की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा आता है मुख गुहा। मुख गुहा में पाचन सबसे पहले शुरू हो जाता है। तो यहाँ से सबसे पहला प्रश्न आप नोट डाउन करें कि सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्यों में जो पाचन होती है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप इसका आंसर करें कि मुख से हमारा पाचन शुरू हो जाता है। अब मुख में किसका पाचन होता है, तो हमारे स्टार्च का पाचन होता है, मंड का पाचन होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का रूप है, या तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख में शुरू होता है। और मुख में देखिए पाचन फिजिकली और केमिकली दोनों तरीके से होता है कि हमारा जो दांत होता है, और यहाँ से दांत से भी प्रश्न आप सबों को पूछा जाएगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और अलग से ट्रिक दूंगा कि सभी दांतों को याद रखने का क्या तरीका है, कि इंसाइजर कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्रीमोलर कितने हैं और मोलर कितने हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक है ICPM, आप इसे याद रख सकते हैं ICPM, यानी कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसका ट्रिक है 21-23 का इंटू 4 कर दें, यानी कि 21-23 लिख लें और सभी को 4 से गुना कर दें। तो ये मैं किसी और दिन इसको डिस्कस करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए इसको रहने देते। 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं और दांतों का काम क्या है कि हमारे जो हम बड़े बड़े टुकड़ों में भोजन को लेते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। और जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है, यानी कि लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि 3 जोड़ियां पाई जाती है हमारे मुख में। और लाला ग्रंथि का कार्य क्या है कि लाला ग्रंथि लार रस को स्रावित करता है। लार रस में होता है कि हमारे सलाइवरी अमाइलेज बोले या तो टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ पे देखें ग्रंथि कौन सा, लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि, ठीक है। कहाँ, मुख गुहा में, मुख गुहा में, ठीक है। तो मुख गुहा, इसको बकल कैविटी बोला जाता है या माउथ कैविटी बोला जाता है। गुहा का मतलब आप सोचे गुफानुमा संरचना, जहाँ बड़े खाली रिक्त स्थान हो और मुंह में आप फाड़िए तो अंदर में बहुत बड़ा रिक्त स्थान है, इसलिए इसे मुख गुहा कहा जाता है। इंग्लिश में इसे बकल कैविटी या माउथ कैविटी कहा जाता है। इसमें लाला ग्रंथि पाए जाते हैं और लाला ग्रंथि में सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज या तो टाइलिन भी, टाइलिन बोल सकते हैं, टाइलिन, ठीक है। इसका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज जो होते हैं या तो जो टाइलिन होते हैं उसका काम क्या है
कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसका पाचन स्टार्च के रूप में जो होते हैं, पौधों में हम लोगों ने देखा होगा कि वो जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसको स्टार्च या मंड के रूप में रखते हैं। चोकर खास करके जो बात करते हैं हम लोग, जैसे गेहूं के चोकर खाते हैं आटा में, तो चोकरों का पाचन कहाँ पे होता है, हमारे मुख में पाचन होना शुरू हो जाता है। वो कौन करता है, लाला ग्रंथि। और लाला ग्रंथि में कौन से एंजाइम यहाँ पे लिख देते हैं, एंजाइम कि कौन से एंजाइम कहाँ पे पाए जाते हैं। तो लाला ग्रंथि में कौन सा एंजाइम, टाइलिन या अमाइलेज, सलेवरी अमाइलेज नाम का ग्रंथि जो है वो पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मुख गुहा से जैसे ही नीचे उतरते हैं उसके बाद आती है हमारे ओसोफेगस, हमारा ओसोफेगस। ओसोफेगस, ओसोफेगस जो हमारा है मुख गुहा से लेके हमारे अमाशय तक फैला रहता है और इसकी कुल लंबाई 25 सेंटीमीटर की होती है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ओसोफेगस जो होता है इसमें किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है और इसको ग्रसिका शायद कहा जाता है, ग्रसिका। ठीक है, आप हिंदी में इसका देख लें, मुझे अभी रिमाइंड नहीं आ रहा है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि ओसोफेगस को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ओसोफेगस जो 25 सेंटीमीटर की होती है और ये सिर्फ काम क्या है कि हमारे मुख गुहा से जो वह अधपचा भोजन है उसे हमारे आमाशय में स्टोमक तक पहुँचा दे। उसके बाद हम लोग डायग्राम के रूप में इसे देखेंगे। आप जितने भी चीज़ को यहाँ लिख रहे हैं, हम लिखवा रहे हैं, आप लिखते चलें। उसके बाद इस सभी चीज़ों का हम डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे कि कितने आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि पाचन एक्चुअल में होता कैसे है। तो यह हमारा ओसोफेगस है और ओसोफेगस में किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है, इसे ग्रसिका के नाम से जाना जाता है, ग्रसिका। ठीक है, तो ये ग्रसिका हमारा जो है हमारा वो सिर्फ काम क्या करता है, सिर्फ मुंह गुहा से हमारे अमाशय तक भोजन को पहुंचा देता है। अगला चीज आता है हमारा अमाशय, अमाशय जिसे स्टोमक कहते हैं, स्टोमक। तो स्टोमक में हम लोग जानते हैं कि हमारा स्टोमक जैसे ऐसे मुख गुहा अगर हम छापने की यहाँ कोशिश करें तो ये हमारा मुख गुहा हो गया और ये हमारा ओसोफेगस हो गया। ठीक है, और ये हमारा अमाशय हो गया। इस तरह से कुछ डायग्राम बनता है। ठीक है, तो यहाँ मुख गुहा में हम लोग क्या देखें कि लाला ग्रंथि होती है और ये सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम या टाइलिन नाम का एंजाइम को स्रावित करता है और यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। उसके बाद यहाँ से जब ये भोजन उतरता है तो यहाँ पे भोजन को हम लोग करते हैं बोलस, यानी कि अधपचे भोजन को, जिसमें सिर्फ किसका पाचन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। यहाँ पे मुख गुहा में लिखते चलते कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो यही यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुख में किसका पाचन होता है, तो आपको बताना है कि अगर वहाँ पे ऑप्शन रहे स्टार्च तो स्टार्च मारना है, अगर मंड रहे, हिंदी में स्टार्च को हिंदी में मंड बोलते हैं, मंड रहे तो मंड ऑप्शन को चूज करना है और नहीं रहे तो कार्बोहाइड्रेट अगर रहे तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि स्टार्च जो है फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। तो मुख गुहा में हमारा कार्बोहाइड्रेट और ये किसका कौन कराता है, अमाइलेज नाम का एंजाइम। दूसरा हमारा जो हो गया जो अधपचे, मुंह में जो पचे भोजन जो जितने पचते हैं उसके बाद उसको हम लोग क्या कर, लाला ग्रंथि हम लोग जानते हैं कि उसमें 90% जल होते हैं और वह जो जल होते हैं उसको क्या करते हैं, भोजन को मिला के मुलायम करते ताकि हमारा ओसोफेगस में जब हमारे भोजन जाए तो आराम से मुलायम बनाने का कार्य करता है, ताकि वो बोलस आसानी से हमारे जो ओसोफेगस होता है उसमें उतर सके। और ओसोफेगस में जानना है कि किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है, वह एक फूड पाइप होता है जो कि हमारे मुख गुहा और अमाशय को जोड़ती है और भोजन को पहुंचाने का काम करता है। अगला चीज जो आज रखने वाली चीज है कि ओसोफेगस में कौन सी क्रिया के द्वारा भोजन जाया जाता है, यानी कि अगर हम उल्टे पैर लटक जाए और भोजन ग्रहण करें फिर भी हमारे मुख गुहा से अमाशय में तक भोजन पहुंच जाती है, इस क्रिया को कहते हैं कर्मानुकुंचन, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, कर्माकुंचन विधि इसे बोला जाता है, इंग्लिश में इसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इसे कहा जाता है। और यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि हमारे ओसोफेगस जो होते हैं, ग्रसिका जो होती है, उसमें कौन से क्रियाएं के द्वारा भोजन हमें अंतर ग्रहण करने को होता है, या तो मुख गुहा से अमाशय में पहुंचता है तो कर्मानुकुंचन, यानी कि इस विधि को समझना है
कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फूड पाइप बहुत मोटा होता है, जैसे जैसे भोजन को डाले इधर से डब से गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत संकीर्ण पाइप होता है। ऐसा मानो कि संकीर्ण पाइप में जब हम डालें कोई चीज़ तो कैसा होगा कि इसको दबा दबा के भेजा जाता है। इसलिए हम उल्टे सर भी अगर लटक जाए, उल्टे पैर भी लटक जाएं और भोजन करें, फिर भी हमारे आमाशय में पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ कर्माकुंचन विधि के द्वारा, पेरिस्टल्टिस मूवमेंट के द्वारा हमारा भोजन हमारे मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचता है। अब हमारा जो बोलस है, यानी कि वह बोलस के रूप में परिवर्तित हो गया है, तो ये हमारा आया आमाशय में। ठीक है, तो आमाशय में, आमाशय को क्या बोलते हैं? स्टोमक। यहाँ पे आप देख सकते हैं आमाशय को हमने लिख रखा है स्टोमक। स्टोमक कहते हैं, स्टोमक में जैसे भोजन आया यहाँ पे क्रिया चालू हो जाती है और यहाँ पे 4 घंटे का पाचन होता है। इस तरह की संरचना होती है। और यहाँ पे आमाशय में जो है हमारा जठर ग्रंथि रहती है। ये इसके सरफेस में क्या रहती है? जठर ग्रंथि। यहाँ पे लिखते हैं अगला चीज जो है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि क्या क्या करता है? 3 चीजों का स्रवण करता है। एक तो हमारा HCl हो गया, दूसरा में हमारा मकस हो गया, और तीसरा हो गया पेप्सिन नाम का एंजाइम। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, मकस का क्या कार्य है और पेप्सिन का, ये तीनों का कार्य आप समझे, बहुत ही बारीकी से समझे यहाँ पे कि हमारा भोजन जब हमारे आमाशय में पहुंच गया तो वहाँ पे सबसे पहला जो कार्य है वो HCl का होता है कि HCl उस भोजन को अम्लीय बना देगा। अब अम्लीय क्यों बनाएगा? क्योंकि पेप्सिन, उस पे पेप्सिन नाम का एंजाइम जो हमारे आमाशय में स्रावित होता है वो उस पर कार्य कर सके। पेप्सिन को कार्य करने के लिए अम्लीय रूप में होना जरूरी है, भोजन का अम्लीय रूप में होना जरूरी है, और अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। और दूसरा काम HCl का है कि जो हमारे मुख में सलाइवरी अमाइलेज जो है, हमारे जो लाला ग्रंथि के द्वारा लार जो स्रावित होता है, वो लार सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है? यह तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता ही है, दूसरा में करता है कि यह सूक्ष्म जीव जितने बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उस जीवों का भक्षण भी करता है, यानी कि उसको मार देता है। तो वो जो वहाँ से कुछ बच के हमारे पेट तक पहुंच जाता है, तो ये हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उस सभी सूक्ष्म जीवों को, बैक्टीरिया वायरस को मारने का कार्य करती है। दूसरा में भोजन को अम्लीय बना देता है ताकि ये पेप्सिन नाम का एंजाइम जो है उस पर कार्य कर सके। तीसरा ये मकस, सलेस्मा जिसको हिंदी में कहते हैं, तो सलेस्मा का कार्य क्या है कि यह HCl इतना स्ट्रॉन्ग अम्ल है, इतना हमारा प्रबल अम्ल है कि यह हमारे आमाशय को भी नष्ट कर देगा, जला देगा। इसलिए यह मकस क्या करता है? इसको प्रोटेक्टिव लेयर का कार्य करता है। एक प्रोटेक्टिव लेयर सुरक्षा कवच का काम करता है, जो कि सुरक्षा कवच उसको हमारे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है ताकि वह सुरक्षित रह सके। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भोजन हमारे आमाशय तक पहुँचा और यहाँ पे किन किन चीज़ों का। अब ये पेप्सिन का कार्य होता है। पेप्सिन यहाँ प्रोटीन, हम लोग जान के रखें कि प्रोटीन, आप लोग जाने कि पेप्सिन नाम का एंजाइम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो प्रोटीन का पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। तो आप लोगों ने यहाँ तक देखा कि मुख में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या मंड का पाचन होता है, हमारे आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद बात आती है जब हमारे आमाशय में 4 घंटे का पाचन होता है, ये याद रखें। इसलिए डॉक्टर का सलाह रहता है हमेशा कि प्रत्येक 4 घंटे के अंतराल में आप भोजन करें ताकि ये जठर रस, ये तीनों को मिलकर बनता है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि में जठर रस का स्रावन होता है। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सलेस्मा और प्रोटीन। तो यहाँ पे प्रत्येक 4 घंटे तक पाचन चलती है, 4 घंटों तक पाचन चलती है। सबसे लंबा जो पाचन होता है यहीं पे होता है, और यह बदल जाता है, जो बोलस रहता है काइन में बदल जाता है, काइन में। उसके बाद यहाँ पे 4 घंटे के बाद छोटी आंत हमारी यहाँ पे रहती है, छोटी आंत ऐसे करके जुड़ी रहती है। यहाँ पे एक भाल्व लगा होता है और यहाँ पे यही भाल्व जो है भोजन को रोक के हमारे आमाशय में 4 घंटे तक रखती है। 4 घंटे के बाद ये जब खुलता है तो हमारी भोजन, जो पचा भोजन है वो कहाँ पहुँच जाता है? छोटी आंत में पहुँच जाता है। और छोटी आंत और हमारे आमाशय के बीच में रहता है इधर हमारा
लीवर रहता है, इधर हमारा पेनक्रियाज रहता है, अग्नाशय जिसको बोलते हैं, इस तरह से। और ये जो हमारा पीत रस का स्रवण करता है, यहाँ पे पीत की थैली, आप लोगों ने अगर नॉनवेज खाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि लीवर जो हम बकरे की जो लीवर निकलती है, लीवर में एक पीत की थैली होती है, लीवर को ही यकृत कहा जाता है, उसमें पीत की थैली होती है और वह बहुत ही कड़वा होता है। और अगर वह पूरे मांस में मिल जाता है, मीट में मिल जाता है, तो वो पूरे मीट को बर्बाद करके रख देता है, इसलिए उसे बहुत सावधानी पूर्वक हटाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि यह यकृत, अगला जो भाग है अमाशय, उसके बाद होता है हमारे छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहीं पे हमारा होता है यकृत, हम पढ़ते हैं यकृत के बारे में पढ़ते हैं, जिसको लीवर कहा जाता है। उसके बाद पेनक्रियाज, जिसको हम लोग अग्नाशय, अग्नाशय पेनक्रियाज कहते हैं, जो एक पत्ते रूप में मौजूद होते हैं इस जगह में। और यहाँ पे जाने की पीत की थैली, पित्ताशय जो होती है, हमारा जो पित्ताशय होता है, पीत की थैली को बोला जाता है। यकृत क्या करता है, पीत रस को बनाता है, लेकिन पीत रस को पीत की थैली में जमा रखता है, बनाने का काम यकृत जरूर करता है। और वहाँ पे दो तरह का हम लोग पढ़ते हैं, दो तरह का रसायन बनता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। और इसी से हम लोग जानते हैं कि अगर बिलिवर्डिन नाम का जो ये है हमारा केमिकल, अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमें पीलिया नाम का बीमारी हो जाता है, यानी कि हमें जॉन्डिस हो जाता है। तो जॉन्डिस में आप याद रखें कि हमारा लीवर ही सबसे ज़्यादा संक्रमित होता है, सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। हम लोग देखते हैं कि कौन से बीमारी में कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो इसमें यकृत हमारा प्रभावित होता है और पूरा शरीर धीरे धीरे पीला होने लगता है। तो यहाँ से याद रखें कि यहाँ से हमारा जो यकृत है वो क्या करता है, पीत की थैली होती है, पीत की थैली, और इसमें पीत रस को जमा रखता है, ठीक है। तो यहाँ जठर ग्रंथि हमारा कहाँ, हमारे अमाशय में, उसके बाद हमारी यकृत में पीत की थैली, और यह पीत रस को स्रावित करता है, पीत रस, पीत रस। अब पीत रस का कार्य आप जाने कि पीत रस का क्या कार्य है। पीत रस का एकमात्र दो उसका कार्य होता है मूलतः। एक कार्य होता है कि हमारे अमाशय में भोजन जो अम्लीय हो गया, तो यहाँ पे जैसे ही यह निकलता है, भोजन को तुरंत क्षारीय करना, भोजन को क्षारीय बनाना। दूसरा काम है कि फैट के, वसा के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों में होते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है कि हमारे पाचन तंत्र में या मनुष्यों के पाचन तंत्र में कौन ऐसे केमिकल्स हैं जो कि वह एंजाइम ना होते हुए भी पाचन की क्रिया करती है, पाचन की काम करती है। तो वो हम लोग को याद रखना है कि पीत रस, पीत रस में किसी तरह का एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पाचन ये करता है, किसका, कि हमारे फैट्स का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। बड़े बड़े टुकड़ों, फैट के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों गुलिकाओं में खंडित करता है, कौन, पीत रस। और पीत रस जो अम्लीय भोजन रहता है उसको क्षारीय बनाने में मदद करता है, क्षार में परिवर्तित करता है। क्योंकि पीत रस क्या होता है, बाइल जूस जिसको बोलते हैं, वह एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा बेस होता है, क्षार होता है। तो भोजन को क्षारीय कर दिया। अब हमारी बात आती है अग्नाशय की। तो ये अग्नाशयिक जूस, अग्नाशयिक रस, अग्नाशयिक रस, तो ये हमने यहाँ पे पार्ट्स में लिख रखा है, लेकिन ये ग्लैंड में होंगे, क्योंकि ये जो हमारा अग्नाशय है एक ग्लैंड है, और ये अग्नाशयिक रस का स्रावन, ये सिक्रेशन करता है। और अग्नाशयिक रस में होता है क्या, लेट होता है, ठीक है। यहाँ पे लाइपेज, लेट नाम का एंजाइम यहाँ पे होता है। 3 तरह का एंजाइम वहाँ पे स्रावित होता है, सेक्रेट होता है। एक हमारा लाइपेज हो गया, दूसरा माइलेज हो गया, और तीसरा ट्रिप्सिन हो गया। हम यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। लेट नाम का, अग्नाशयिक रस में लेट नाम का एंजाइम स्रावित होता है, L4 लाइपेज, A4 अमाइलेज, और तीसरा T4 ट्रिप्सिन,
ट्रिप्सिन। ठीक है, ये 3 चीज़ याद रखें कि हमारा अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज के द्वारा स्रवित होता है। तो ये स्रवित होता है। लाइपेज हम लोग जानते हैं कि वसा का पाचन के लिए, तो यहाँ पे आप लिखते चले कि लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। अमाइलेज हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा था, क्योंकि मुख में भी हमारे अमाइलेज पाए जाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का। तो यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सभी चीज़ों का पाचन, देख सकते हैं तीनों कम्प्लेक्स फूड का, तीनों कम्प्लेक्स जो हमारे तत्व हैं उन तीनों चीज़ों का पाचन मुख्यतः हमारे हमने मुख में देखा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन, आमाशय में देखा सिर्फ प्रोटीन का पाचन, लेकिन हमारी छोटी आंत जो होती है उसमें तीनों चीज़ों का पाचन होता है। और पाचन जो क्रिया पूर्ण जो होती है वो हमारी छोटी आंत क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। यहाँ पे लाइपेज नाम का जो एंजाइम होता है वसा का पाचन करता है, अमाइलेज जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। और ये तीनों यहाँ पे हमारी छोटी आंत में स्रवित होता है, और यहाँ जाके तीनों चीज़ों का पाचन हो जाता है। अब यह तीनों का जब पाचन हो जाता है तो हम जानते हैं कि हमारी जो यहाँ पे छोटी आंत होती है, छोटी आंत जो होती है वहाँ पे फाइनली ये जो चीज़ है सभी पचे हुए चीज़, जैसे वसा जो है वो फैटी अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, दूसरा जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, और प्रोटीन